गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा RS एजुकेशन चैनल यानी रिद्धि सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके सामने हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। ये विकारी शब्द है। विकारी शब्दों में अगला पार्ट आज हमारा शुरू करने जा रहे हैं क्रिया। ये चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। निःशुल्क क्लास है। निःशुल्क क्लास को शेयर करके किसी भी बच्चे का आप सहयोग कर सकते हैं, जो इस क्लास को देखकर अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करके आ जाता है तो जितना मेरा योगदान रहेगा उतना योगदान उसकी सफलता में आपका भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्द आज पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। इससे पहले विकारी शब्दों में क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विकारी शब्द अगला आता है क्रिया। अब बार बार मैं विकारी शब्द बोल रहा हूं तो हो सकता है जिन्होंने पहली बार या हिंदी व्याकरण को गहराई से नहीं पढ़ा तो विकारी शब्द क्या होते थे मैं बता दूं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर उनके रूप में परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ हम क्रिया पढ़ रहे हैं, जैसे लड़का पानी पीता है, और अगर लिंग बदल दिया लड़की पानी पीती है तो पीता पीती हो गया। इसी प्रकार से क्रिया में जैसे तो क्रिया का रूप भी बदलता है लिंग वचन के अनुसार, तो उसी हिसाब से क्रिया भी विकारी शब्द है। क्रिया की परिभाषा हम देखेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में परिभाषा ली है। अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक उठाकर देखेंगे तो परिभाषा यही मिलेगी। अगर आप कोई अलग अलग गाइड उठाकर देखेंगे तो हर लेखक चाहता है कि उसका कुछ अलग सा फॉर्मेट हो, उसका कुछ अलग सा लगे, इस वजह से सभी पढ़ लेनी चाहिए। देखो, इसमें ऐसा नहीं कहता कि लेखकों ने गलत लिखा है, नहीं लिखा है। वो लिखने लायक बने हैं, मतलब कुछ न कुछ करके बने हैं। पर अगर एक बात की जाए कि क्रिया की एक ऐसी परिभाषा जो सर्वश्रेष्ठ हो तो वो ये है। ये एक ऑथेंटिक बुक से ली हुई है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना, कर्ता द्वारा किसी कार्य का करना या कर्ता द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है तो वो होती है क्रिया। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। जैसे राम खाना खाता है तो राम क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है। खा रहा है, इसमें क्रिया है। राम क्रिकेट खेलता है, खेलना क्रिया है। सीता गाना गाती है तो यहां पर गाती है क्रिया है। जैसे रमेश पतंग उड़ाता है तो उड़ाना इसमें क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पढ़ना इसमें क्रिया है। तो ऐसे शब्द जिनसे वाक्य में कर्ता द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, होने का भाव छिपा होता है, वहां पर वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। आशा करता हूं समझने में आ गया होगा। आगे चलेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का स्तर यहां से शुरू होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहा हूं और मुझे वहां पर प्रश्न मिल जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर परिभाषा से भी प्रश्न उठाया तो बहुत के आधार पर बहुत अच्छा प्रश्न बनाया जा सकता है। प्रश्न लिख देगा, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्रिया एक विकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द नहीं है, क्रिया में कर्ता द्वारा किसी कार्य के होने का भाव छिपा होता है, या क्रिया द्वारा कर्ता द्वारा किसी कार्य का करने का भाव पाया जाता है। और ऐसे करके थ्योरेटिकल बेस पे क्वेश्चन बनाएगा। इतना आसान क्वेश्चन नहीं देने वाले, इसीलिए हमें एक एक शब्द पर गौर करके फिर उसको पढ़ना चाहिए। अब क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद हम करते हैं तो क्रिया के भेद हम तीन आधार पर करेंगे। सबसे पहला जो भेद करेंगे कर्म के आधार पर। वाक्य में प्रयुक्त कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं उसके आधार पर। दूसरा प्रयोग तथा संरचना। प्रयोग तथा संरचना दोनों एक ही चीज है।
प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग अलग नहीं है। वाक्य में क्रिया के प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। दूसरा भेद हम इस आधार पर करेंगे। तीसरा भेद काल के आधार पर करेंगे, क्योंकि क्रिया ही कार्य के समाप्ति का समय भी बताएगी कि वो कार्य वर्तमान में है, भूतकाल में, भविष्य में है। तो काल के आधार पर, क्रिया के समाप्त होने के समय के आधार पर भी हम क्रिया के भेद करेंगे। तो क्रिया के भेद मुख्यतः 3 आधारों पर किए जाएंगे। सबसे पहला कर्म के आधार पर, नंबर 2 काल के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। आज हम यहां पर क्रिया के भेद एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा काल के आधार पर 2 आज करेंगे, और अगले वीडियो में करवाऊंगा मैं आपको प्रयोग तथा संरचना के आधार पर, क्योंकि उसके थोड़े उपभेद ज्यादा हैं और इनके उपभेद कम है। तो आज का जो मैंने चैप्टर बनाया है उसमें क्रिया के भेद कर्म के आधार पर और क्रिया के भेद काल के आधार पर। अब यहाँ पर मैंने 2 नंबर पर प्रयोग तथा संरचना के आधार पर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, ये कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। हम फर्स्ट नंबर पर काल के आधार भी लिख सकते हैं, काल के आधार पर लिख सकते हैं, सेकंड नंबर पर कर्म के आधार पर लिख सकते हैं, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। इनका नंबर ऊपर नीचे करने से क्रिया के भेद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहला जो हम करेंगे कर्म के आधार पर। सबसे पहले तो अब अगर कर्म ही नहीं पहचानते हैं तो वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म यही तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो कर्ता और क्रिया और कर्म यही पहचान। तो वाक्य में प्रयुक्त जो कर्म है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद करते हैं। कितने भेद करते हैं? 2 भेद करते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, नाम से स्पष्ट हो जाता है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता। अकर्मक क्रिया वाक्य में जब कर्म का प्रयोग नहीं हो, यहां पर ही बंद नहीं होना है, आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में कर्म, बस अकर्मक क्रिया ये देखकर सोच ले कि कर्म का प्रयोग नहीं होगा, नहीं पहचान पाओगे। ध्यान ये रखना है कि वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हो रही है उस क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है। अगर क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया है। अगर क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है सीधा तो अकर्मक क्रिया। यह ध्यान रखें, वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जो क्रिया घटित हो रही है उस क्रिया का सीधा सीधा असर कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा रोता है, कर्ता क्या है? बच्चा। क्रिया क्या है? रोना। रो कौन रहा है? बच्चा रो रहा है, तो रोने का असर सीधा ही बच्चे पे हो रहा है। मतलब यहां पर अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म है ही नहीं, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर हो रहा है। उसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं, राम खेलता है। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो खेलने का, अगर ये ऐसा होता राम क्रिकेट खेलता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाता मामला, फिर तो गड़बड़ हो जाता मामला, क्योंकि खेलने का संबंध सीधा कर्म से हो जाता, क्रिकेट से। बट यहां पर सीधा देखो कर्म का प्रयोग ही नहीं हुआ है, कर्म मिस है यहां पे, और सीधा आ गया राम खेलता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, सीता गाती है, राधा नाचती है, मोर बोलते हैं, कोयल कूकती है। तो ऐसे अगर शब्द आए ऐसे वाक्य में जहां पर क्रिया का सीधा असर कर्ता पर पड़े, वो होते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब क्रिया का सीधा असर कर्ता पर पड़े, कर्म पर नहीं पड़े, और कर्म का प्रयोग होता ही नहीं है। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे तो सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में कर्म प्रयोग नहीं हो रहा था। जब हम अकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें कर्म का प्रयोग नहीं हो रहा था, और यहां पर सीधा जुड़ा हुआ है, सकर्मक शब्द से पहचान जाएंगे। मतलब वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा और क्रिया का भी असर सीधा कर्म पर ही होगा। कर्म का प्रयोग होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, राम जूस पीता है। राम जूस पीता है, पीने का असर सीधा जूस पर हो रहा है। खत्म कौन हो रहा है? जूस खत्म हो रहा है, क्योंकि राम उसको पी रहा है। मतलब पीने का असर सीधा किस पर जा रहा है? कर्म पर जा रहा है। जैसे राधा सेब खा रही है,
तो किसको खा रही है? सेब को खा रही है। क्रिया तो राधा कर रही है, मगर इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रियाशील तो राधा है। क्रियाशील कौन है? क्रियाशील तो राधा है, बट इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इस क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह होगी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक, आशा करता हूं आपको समझने में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद किए जाते हैं? दो उपभेद किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आता है एक कर्मक क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्म हो वो होते हैं एक कर्मक क्रिया। और दूसरा द्विकर्मक क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया की बात करते हैं, वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म का प्रयोग होता है। वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म का प्रयोग होता है, तो एक कर्मक क्रिया। किसके भेद हैं? सकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं। हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें दो भेद हमने पढ़े, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, सकर्मक जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जहां पर वाक्य में केवल एक कर्म प्रयुक्त होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव उसी कर्म पर पड़ता है, तो वो होती है एक कर्मक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण, रमेश भोजन कर रहा है, यहां पर एक ही कर्म है भोजन, एक ही कर्म है भोजन, और ये करने का जो असर है सीधा सीधा भोजन पे पड़ रहा है, तो ये यहां पर हो गई एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ कितने कर्म प्रयुक्त होते हैं? दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, और क्रिया का असर उन दोनों कर्मों पर होता है। अगर आप वाक्य को डीपली पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा क्रिया का असर उन दोनों कर्मों पर हो रहा है। तो कैसे? देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, ये दो कर्म आ गए, छात्रों और भूगोल। क्रिया हो रही है पढ़ाना, क्रियाशील कौन है? क्रियाशील तो अध्यापक जी है, पर इस क्रिया का प्रभाव, पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? तो भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल पर भी पड़ रहा है, और किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्रियाशील है, मतलब कर्ता जो क्रिया कर रहा है, बट उस क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, प्रभाव किस पर है? तो छात्रों पर भी उसका प्रभाव है और भूगोल पर भी उसका प्रभाव है। अतः यह इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। आशा करता हूं आपको समझने में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल मतलब क्रिया के समाप्ति के समय के आधार पर क्रिया के भेद कितने होंगे? तो साधारण सी बात है, सब जानते हैं काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान, भूत, भविष्य, तो तीन ही प्रकार होने हैं। वर्तमान काल, तो अगर क्रिया संपन्न वर्तमान समय में हो रही है तो वर्तमान कालिक क्रिया। अगर क्रिया किस समय में संपन्न हो रही है? वर्तमान समय में संपन्न हो रही है, तो वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए, मैं खाना खा रहा हूं, सीता नाच रही है, मोहन सोता है, राम जाता है, श्याम आता है, पक्षी उड़ते हैं, राधा नाचती है, मोर नाचता है। अगर क्रिया का समाप्ति का समय वर्तमान काल है तो वर्तमान कालिक क्रिया। अगर क्रिया की समाप्ति का समय भूतकाल है, मतलब बीते हुए समय में है, जैसे हम कक्षा 6 में पढ़ते थे, मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे, जंगल में एक शेर रहता था, कुत्ता तेज दौड़ता था, जहां पर था थे थी ऐसे शब्द आकर लास्ट में भूतकाल का बोध करा दे कि ये काम अभी से पहले पूर्ण हो चुका था, भूतकाल का बोध कराने वाले क्रिया रूप भूतकालिक क्रिया हो गए। और नंबर 3 पर आता भविष्यतकालिक क्रिया। भविष्यतकालिक क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आने वाले समय का बोध हो जाता है, क्रिया आने वाले समय में पूर्ण होती है।
अगर ऐसा स्वरूप वाक्य में प्रयोग होता है तो वो होती है भविष्यकालिक क्रिया। जैसे कल हम जयपुर जाएंगे, जाएंगे, अभी नहीं गए नहीं थे, जा नहीं रहे, जाएंगे मतलब कल, आने वाले कल को जाएंगे। अगले साल हम दशहरा मेला देखने जाएंगे, अगले साल जाएंगे, इस साल नहीं, अगले साल जाएंगे मतलब आने वाले साल की बात हो रही है। तो क्रिया का वह रूप जो भविष्य का बोध करवाए कि क्रिया संपूर्ण भविष्य में होगी, तो वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होगी। ये हमने पढ़ लिया कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं, ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मगर पैसों के अभाव में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और उनको तलाश है कि मुझे गुणवत्तापूर्ण मैटर मिल जाए। बहुत सारे, जब आप सर्च करेंगे क्रिया लिखकर यूट्यूब पर तो बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे, परंतु आपको विश्वास नहीं होता है कि किस चैनल की सामग्री गुणवत्तापूर्ण है। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने एक एक शब्द ऐसी बुकों से उठा के लिया है, मैंने खुद भी ऐसी किताबों से तैयार किए चैप्टर हैं जिनका प्रमाण चाहे कोर्ट में देना पड़े, चाहे आरपीएससी में देना पड़े, चाहे आरएसएसएमबी बोर्ड में देना पड़े, मैं सब जगह देने को तैयार हूं। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।